Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic edge in wireless communication. This is a telecommunication mode and it is abbreviated as enhanced data rate for GSM evolution. It means कि ये GSM की enhanced form है. GSM की जो भी फीचर्स हैं, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एज एक्चुअली इन्हांस्ड जीएसएम भी बोल सकते हैं कि जिसमें जीएसएम की प्रॉपर्टीज को इन्हांस कर दिया गया है, एलैबोरेट कर दिया गया है और इसलिए इसको हम एज बोलते हैं. दैट इज इन्हांस्ड डेटा रेट फॉर जीएसएम एवोल्यूशन. ये डिजिटल मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी है और उसके अलावा इन्हांस जीपीआरएस या फिर हम इसको ईजीपीआरएस भी बोलते हैं. ये नॉर्थ अमेरिका में इंट्रोड्यूस करवाया गया था ऑलमोस्ट 2003 में और जीएसएम नेटवर्क के साथ ही. जीएसएम नेटवर्क जब आया तो उसके साथ ही तकरीबन ये इन्हांस्ड डेटा रेट फॉर जीएसएम एवोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया ऑलमोस्ट 2003 में इन नॉर्थ अमेरिका. और ये पैकेट स्विचिंग पे काम करता है. उसके अलावा इन फ्यूचर जो है वो फ्यूचर डेवलपमेंट हो सकती है कि इसके लिए सर्किट स्विचिंग भी पॉसिबल की जा सके. अब फोन और नेटवर्क दोनों का एज को सपोर्ट करना जरूरी है. जो नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं उस नेटवर्क का और उसके अलावा फोन का, दोनों का एज को सपोर्ट करना जरूरी है. अदरवाइज फोन जो है वो एज को यूज नहीं करेगा बल्कि रिवर्ट हो जाएगा जीपीआरएस टेक्नोलॉजी के लिए. इन्हांस डेटा रेट फॉर जीएसएम एवोल्यूशन का डेटा रेट ऑलमोस्ट 384 किलोबिट्स पर सेकंड है, जो कि बड़ा अच्छा और इंक्रीज डेटा रेट है. उसके अलावा इसके लिए जो मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज होती है दैट इज फेज शिफ्ट कीइंग, बट दिस इज द 8PSK. ठीक है, 8 फेज शिफ्ट की एंड कोडिंग चैनल, ये दो टेक्निक्स हैं जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं और ये यूज होती हैं एज में. और उसके अलावा जीएसएम यूज करता था गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग. ये भी एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है जो कि जीएसएम यूज करता था और एज जो है उसके कंपैरिजन में यूज कर रहा है हाई ऑर्डर PSK बाय 8 फेज शिफ्ट कीइंग. ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस ये है कि जीएसएम ने गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करते हैं और ये हाई ऑर्डर. इसमें ये होता है कि हाई ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर 8 फेजेस यूज कर रहा है तो उसमें 3 बिट्स यूज होंगे. एच में 3 बिट या फिर हम उसको वर्ड भी बोल सकते हैं, 3 बिट वर्ड यूज होगा. और उस जब भी एक फेज चेंज होगा तो उसके लिए 3 बिट्स यूज होंगी और इस तरह से 2⁻³ अगर हम करें तो 8 फेजेस बन जाते हैं. और जो हर टाइम स्लॉट है उसमें तकरीबन डेटा रेट ट्रिपल हो जाता है इसमें. ठीक है, एज में हर टाइम स्लॉट में डेटा रेट ट्रिपल हो जाता है. और अगर हम एज के बैंडविड्थ की बात करें तो एज कैरीज ऑलमोस्ट 200 किलो हर्ट्ज कैरियर बैंडविड्थ. इसकी बैंडविड्थ कितनी होती है? 200 किलो हर्ट्ज तक होती है. और 8 फेज शिफ्ट कीइंग क्योंकि मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करती है तो ये हर सिंबल पे 3 बिट्स यूज करते हैं. जबकि हमारे पास जीएसएम वगैरह में जीएमएस के जो हम बोल सकते हैं गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग में ये ऑलमोस्ट 1 बिट कैरी करता है पर सिंबल. ठीक है, और इन दोनों को ही दोनों टेक्निक्स यूज इसलिए की जाती है मॉड्यूलेशन टेक्निक ताकि इसकी लिंक की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके. टिपिकली एज 3 टाइम्स अच्छी परफॉर्मेंस देता है. जीपीआरएस में 3 टाइम्स अच्छी परफॉर्मेंस एज देता है और इसका डेटा रेट तकरीबन 80 to 160 किलोबिट्स पर सेकंड फॉर द यूजर होता है. हर यूजर के लिए ऑलमोस्ट 80 to 160 किलोबिट्स पर सेकंड डेटा रेट हो सकता है. इनहांस डेटा रेट फॉर जीएसएम एवोल्यूशन के कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पास, उनको डिस्कस करते हैं. जीएसएम नेटवर्क या फिर जीपीआरएस नेटवर्क अगर ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो उसके ऊपर एज को इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान है क्योंकि उसी की इन्हांस्ड वर्जन है और उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव है. ठीक है, इस पे जाहिर सी बात है ऑलरेडी एग्जिस्टेड अगर एक सिस्टम है तो उसके ऊपर कॉस्ट कम ही आएगी और लेकिन उसको इन्हांस कर लिया जाएगा और उसका डेटा रेट जो है वो ऑलमोस्ट जीपीआरएस से ट्रिपल किया जा सकता है. उसकी कैपेसिटी इंक्रीज की जा सकती है. इस तरह से बहुत सी न्यू मल्टीमीडिया सर्विसेज प्रोवाइड करता है. एज में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है हमारे पास दैट इज TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. और उसके अलावा एज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज करते हैं और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. अब हम बात करेंगे VoIP दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस ओवर IP इंटरनेट प्रोटोकॉल. और इसमें ये बड़ी एक कह सकते हैं हम फेमस एप्लीकेशन है इंटरनेट टेक्नोलॉजी की.
और ये वॉइस ओवर आईपी इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और उसके मुताबिक ये ट्रांसमिट करती है वॉइस को ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे आप साउंड या वॉइस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो यू आर यूजिंग यू आर ट्रांसमिटिंग वॉइस ओवर आईपी। इंटरनेट को यूज़ करते हुए वॉइस को सेंड करना इज एक्चुअली कॉल्ड वॉइस ओवर आईपी। ये मेथडोलॉजी और या फिर हम इस टेक्नोलॉजी को बोल सकते हैं इट इज़ यूज फॉर द वॉइस कम्युनिकेशन। ठीक है, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें ये काम कैसे करता है, इसमें कॉन्टिन्यूसली ऑडियो होती है, मतलब ऑडियो को ही हमने या फिर आप कह सकते हैं वॉइस को ट्रांसमिट करना होता है। और ये वॉइस जो है उसको क्योंकि एनालॉग फॉर्म में होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल फॉर्म में। उस डिजिटल फॉर्म में जो पैकेट्स बनते हैं उनको इंटरनेट पे सेंड किया जाता है। ठीक है, मतलब जब हमने बात की तो वो वॉइस थी, वो एनालॉग था, लेकिन उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू डिजिटल मोड और डिजिटल मोड से वो पैकेट्स की फॉर्म में इंटरनेट पे ट्रेवल करते हैं। और फिर उसके बाद जब वो रिसीवर तक पहुंच जाते हैं तो वो जो डिजिटल एक स्ट्रीम होती है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू एनालॉग फॉर द प्लेबैक। वॉइस ओवर आईपी में हमें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लाइक एक चैलेंज तो ये भी हो सकता है कि वॉइस की ट्रांसमिशन में कुछ डिले आ जाए। मतलब जब हम वॉइस ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसको अपने टाइम भी पहुंचना चाहिए। अगर उसमें कुछ डिले आ जाता है तो रिसीवर तक एक तो उसकी डिलीवरी लेट हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि उसकी जो प्रॉपर ट्रांसमिशन ना हो सकती है, वो चंक्स में अगर पहुंच रही है तो उसका मीनिंगफुल होना जो है वो एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो वॉइस मीनिंगफुल नहीं रहेगी। तो डिले एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको ओवरकम करना चाहिए। वॉइस ओवर आईपी में डिले नहीं होना चाहिए। कॉल सेटअप प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कॉल सबसे पहले सेटअप हो। कॉल सेटअप में हमारे पास क्या होता है, कॉल का इस्टेब्लिश होना। सबसे पहले तो कॉल इस्टेब्लिश होना, फिर कॉल को मेंटेन रखना, फिर कॉल को टर्मिनेट करना। ये भी सारा सिस्टम जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर को कनेक्ट किया जाता है, उनके दरमियान एक कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है, फिर उसको मेंटेन किया जाता है और फिर जितनी देर तक कॉल रहती है वो मेंटेन रहे और उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाए। तो ये भी एक चैलेंज है जिसको फुलफिल करना पड़ेगा वॉइस ओवर आईपी में। और बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, मतलब जो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क्स हैं उनके साथ या पुराने हैं उनके साथ इसकी मैचिंग होना या कंपैटिबिलिटी होना भी ज़रूरी है। आईपी टेलीफोनी स्टैंडर्ड्स जो कि वॉइस ओवर आईपी फॉलो करता है, उसमें एक आईटीयू है, एक आईईटीएफ है। आईटीयू स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये टेलीफोनिक स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करता है। और आईईटीएफ ये इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ये कंट्रोल करता है टीसीपी आईपी स्टैंडर्ड्स को। अब हम वॉइस ओवर आईपी में मेथडोलॉजी देखेंगे कि इनकोडिंग, ट्रांसमिशन एंड प्लेबैक को किस तरह से फुलफिल करते हैं। इनकोडिंग मीन्स जो भी एक्चुअल डाटा है उसको किसी भी इनकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, उसकी इनकोडिंग कर देना, या फिर हम कह सकते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। और फिर उसके बाद उसकी ट्रांसमिशन है, और ट्रांसमिशन के बाद जब रिसीवर तक वो रिसीव हो जाए तो उस डेटा को प्ले करना, मतलब उसको वापस उसी कंडीशन में लाना जिसमें वो सेंड किया गया था। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में। इसको वन बाय वन हम देखते हैं कि किस तरह से ही होगा। ऑडियो एक ऑडियो की इनकोडिंग की जाती है। सबसे पहले ऑडियो एनालॉग है और उसको ट्रांसमिट करने से पहले हम उसको इनकोड करते हैं, नेटवर्क उसको इनकोड करता है ताकि वो सिक्योर रहे और उसके साथ किसी किस्म का कोई इंटरसेप्शन ना हो सके। और ये इनकोडिंग एक बहुत ही स्पेशल स्टैंडर्ड है जिसको बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इस स्टैंडर्ड के तहत इसको कोडिंग को किया जाता है। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड पीसीएम। So PCM is used to modulate the audio, and then audio is transferred by using a protocol that is called real-time transport protocol, or you can say RTP। RTP एक प्रोटोकॉल है जिसको यूज करते हुए ऑडियो को ट्रांसफर किया जाता है। अब ये जो मैसेज ट्रांसफर किया जा रहा होता है जो कि इनकोडेड फॉर्म में होगा, ठीक है, इसको आरटीपी मैसेज बोलते हैं। इस मैसेज को हम आरटीपी मैसेज बोलते हैं और ये आरटीपी मैसेज जो है वो यूडीपी डाटाग्राम में इनकैप्सुलेटेड होता है। ठीक है, और यूडीपी डाटाग्राम फर्दर आगे जो है वो आईपी डाटाग्राम में इनकैप्सुलेट होता है। मतलब अगर हम कहें तो आरटीपी मैसेज इनर है, उसके ऊपर एक लेयरिंग आ जाएगी तो एक यूडीपी डाटाग्राम बन जाएगा, एक और लेयरिंग आएगी तो आईपी डाटाग्राम बन जाएगा।
और फिर ये ट्रांसमिशन के लिए। अगर हम यूडीपी की बात करें कि यूडीपी को क्यों यूज किया जाता है, हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूडीपी डेटाग्राम को क्यों यूज करते हैं, तो यूडीपी को एक्चुअली हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ओवरहेड इसका काफी कम होता है। ठीक है, मतलब ओवरहेड कम होता है, इस पर हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं होती, मतलब जिस तरह से आवाज ट्रांसमिट की जाती है रिसीव भी वैसे ही होती है। और उसके अलावा इसमें यह है कि प्लेबैक को रुकने नहीं देते। प्लेबैक मतलब जो भी अराइव हो रही है वॉइस, उसको किसी भी सूरत में स्टॉप नहीं करते, उसको वेट नहीं करवाते कि कोई पैकेट अगर रीट्रांसमिट होना है तो तब तक उसको वेट नहीं करना पड़ता। उसके अलावा आरटीपी के 2 सेशन एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, दोनों इंडिपेंडेंट सेशंस हैं। उसमें हमारे पास आईपी फोन एक्ट करता है एज ए सेंडर भी, और आईपी फोन एक्ट करता है एज ए रिसीवर भी। ठीक है, अगर वो रिसीव कर रहा है डाटा को तो एज ए रिसीवर काम करेगा, और अगर वो सेंड कर रहा है डाटा को तो आउटगोइंग डाटा की वजह से वो एज ए सेंडर वर्क करेगा। अब हम एज के सिंगलिंग सिस्टम्स एंड प्रोटोकॉल्स को देखेंगे। ज्यादा काम वॉइस ओवर आईपी में हमें कॉल सेटअप पे और कॉल मैनेजमेंट पे लगता है, मतलब कॉल को एक दफा सेट कर लेना, उसके बाद उसको ऑनगोइंग रखना जब तक के कनेक्शन टर्मिनेट ना हो जाए। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिग्नलिंग। द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड टर्मिनेटिंग अ कॉल इज कॉल्ड सिग्नलिंग। अब ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम अगर देखें तो उसमें जो हमारे पास सिग्नलिंग प्रोटोकॉल यूज होते हैं दैट इज SS7, सिग्नलिंग सिस्टम 7। और अगर वॉइस ओवर आईपी की बात करें तो उसमें जो सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स यूज होंगे उसमें एक हमारे पास SIP यूज होगा, H.258 यूज होगा, उसके अलावा MGCP यूज होगा, और स्काइप प्रोटोकॉल एक यूज होगा। ये हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि वॉइस ओवर आईपी के लिए हम यूज करते हैं, और आगे इनकी वो इन स्टैंडर्ड्स को जो फॉलो कर रहे हैं उन कंपनीज के भी नेम्स हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के भी, बाय IETF है, कोई हमारे पास IETF एंड IUT से प्रोवाइड किया गया। अब हम बात करते हैं सिंपलेस्ट आईपी टेलीफोन सिस्टम की। सिंपलेस्ट आईपी टेलीफोन सिस्टम के बेसिक 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, Number 1 is the IP telephone and number 2 is the media gateway controller. IP telephone एंड डिवाइसेस होती हैं, जबकि मीडिया गेटवे कंट्रोलर ओवरऑल आपका जो IP फोन का सिस्टम है, टेलीफोनी सिस्टम है, उसको कंट्रोल करता है। So media gateway is actually used to control and coordinate between the IP phones और and devices. उसके अलावा आईपी टेलीफोन सिस्टम जो है उसको इंटरऑपरेट करना पड़ता है या तो PSTN के साथ या किसी और आईपी टेलीफोन सिस्टम के साथ। उसके अलावा आईपी टेलीफोन सिस्टम के 2 एडिशनल हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे, जो कि एक मीडिया गेटवे है और एक है सिग्नलिंग गेट। ये आप डायग्राम दे सकते हैं जिसमें बेसिक 2 कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं आईपी टेलीफोन सिस्टम के, दैट इज द आईपी टेलीफोन, दिस इज द आईपी टेलीफोन एंड पॉइंट्स, दिस इज द इंटरनेट एंड दिस इज द मीडिया गेटवे कंट्रोलर which is used to control the IP telephone, or you can say the endpoints and the network. और इसमें आप देख सकते हैं कि IP telephones दिए हुए हैं हमारे पास endpoints पे, this is the internet, this is the media gateway, this is the signaling gateway and this is the media gateway controller. ये media gateway controller है और ये PSTN के साथ connected है, और इस तरह से इनका आपस में कनेक्शन बन जाता है। मीडिया गेटवे और आईपी टेलीफोन सिस्टम को हमने पहले बेसिक 2 कंपोनेंट्स में देखा था। फर्दर इसके 2 कंपोनेंट्स हम अगर देखें तो वो मीडिया गेटवे है और एक हमारे पास सिग्नलिंग गेटवे है। सो मीडिया गेटवे ट्रांसलेट करता है ऑडियो को बिटवीन द आईपी नेटवर्क एंड PSTN, जबकि सिग्नलिंग गेटवे सिग्नलिंग ऑपरेशंस को ट्रांसलेट करता है, मतलब सिग्नलिंग ऑपरेशंस रिगार्डिंग द कॉल कनेक्शन, कॉल मैनेजमेंट और कॉल टर्मिनेशन, इस तरह के जो भी हमारे पास सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन या ऑपरेशंस आएंगे उसको ट्रांसलेट करेगा। और मीडिया गेटवे हमारे पास जो है वो ऑडियो को ट्रांसलेट करेगा बिटवीन द आईपी एंड द PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क।